हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मॉम क्लासेस। और दोस्तों, बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम 1500 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और जितने भी वीडियो अपलोड है वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बखूबी सहायता मिले। पहला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों कि 651 नंबर की बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो है, ये 3 से 10 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव जंतुओं वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या फिर वयस्क के स्थान पर बालक को। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ये जो परीक्षण है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण है, इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में बच्चों की योग्यता का आंकलन होता है। तो बच्चों की ऐसी कौन सी योग्यता का आंकलन होता है? सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की व्याख्या करना, सही उत्तर की पहचान करना, या फिर सही उत्तर की प्रत्यास्मरण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सही उत्तर की पहचान करना। तो दोस्तों, ये बहुविकल्पी प्रश्न कौन से होते हैं? तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इन्हें बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, जिसमें हमें इनमें से एक को सही चुनना होता है और इससे सही उत्तर की हमें पहचान करनी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाइट्सगोत्स्की का जो सिद्धांत है, स्मिथ विकास का सिद्धांत क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तो कठिन कार्य बच्चे जो है वयस्कों के सहायता से पूरे कर सकते हैं, और अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है, अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का राइट आंसर जाएगा कि वाइट्सगोत्स्की का जो सिद्धांत है, स्मिथ विकास का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत ये बतलाता है कि जो बच्चे होते हैं, ये वयस्क जो होते हैं, उनकी सहायता से कठिन कार्य पूर्ण कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है इन सभी से भिन्न है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो दोस्तों, परिपक्वता इत्यादि व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। कहा जाता है तो हाँ आएगा, वरना नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हाँ है, और अनिश्चित है, कभी कभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अन्वेषण की ध्रुव उपागम का उपयोग किया गया है? केश अध्ययन, प्रायोगिकीकरण, सर्वेक्षण, या फिर अंतर्दर्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा कि किसके अन्वेषण के ध्रुव उपागम का उपयोग केश अध्ययन में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ बात करें कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि का सहयोग लेना चाहिए? ब्रेन स्ट्रॉमिंग, विचार वेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे विचार व्यस कहते हैं। तो अध्यापक को इस विधि की सहायता लेनी चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी के साथ जाएगा कि
क्रियात्मक जो अनुसंधान होते हैं उनका कार्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों सही नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है और आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, यानी एक के बाद दूसरी आती है, ये समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है अपितु ये है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा, जो कि गलत दे रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा है। शील गुणों की संख्या दोस्तों कितनी है? 16 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि यह सिद्धांत किस वेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्रणाली को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है? किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? कैनन, जेम्स, डफी या फिर लेजार्स? तो दोस्तों चलित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्रणाली को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है, किसके नाम से जुड़ी हुई है? ये कैनन के नाम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों को सृजनशीलता उत्पन्न करना, छात्रों की क्रियाशीलता बनाना। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, तो विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न नहीं करना है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर बात करें तो अब क्या पहला और दूसरा तीसरा तीनों सही है? क्या पहला और चौथा सही है? क्या पहला तीसरा और चौथा सही है या फिर दूसरा तीसरा और चौथा सही है? राइट आंसर की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर करेक्ट रहेंगे। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना, छात्रों की क्रियाशीलता बनाना, ये श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रमुख उद्देश्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टल्ट? राइट आंसर थॉर्नडाइक के साथ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट रहेगा। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है सही धब्बा परीक्षण, मूल्यांकन मापनी, विषय आत्मबोधन परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ विषय आत्मबोधन परीक्षण, जो कि मुर्रे नामक मनोवैज्ञानिक ने परीक्षण के दौरान इतिहास में इसको बनाया। सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की आवश्यकता, असफलता को कहते हैं। कल्पना नहीं, स्मृति ये भी नहीं, विस्मृति या फिर ध्यान भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। ये विस्मृति कहलाता है। निम्न विमाओं में से किस पर व्यक्ति उच्च प्राप्त करेगा यदि हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? आक्रामकता, बुद्धि, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, वो बहिर्मुखता को प्राप्त करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित स्वयंगों का प्रदर्शन, व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो ये एक समायोजित जो व्यक्ति होता है उसके जो क्या होते हैं, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन करना, ये गलत हो जाएगा। बाकी अन्य जो है वो करेक्ट रहेंगे। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानापन्न या फिर मानसिक। समायोजन जो होता है दोस्तों ये गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों को, बिल्कुल। पलायनवादी प्रवृत्तियों को, बिल्कुल। आक्रमणकारी के रूप में, ये सभी करेक्ट होंगे व्यक्ति के कुसमायोजन के कारण। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? मनोवैज्ञानिक, प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में। नगद नोटों के रूप में नहीं। खेल जाने मुक्त कर देना, कालांश की जाने मुक्त कर देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। अभिप्रेरणा, किसी को प्रेरित करने के लिए जो उपकार दिया, पुरस्कार दिया, वो मनोवैज्ञानिक रूप में, प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में देना चाहिए।
सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित किया जा सकता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के द्वारा, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, और यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का स्थान यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर कुंठा बुद्धि? सामान्य बुद्धि कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य हो। जिस परीक्षा में प्रश्नों में विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, मूल्यांकन की विशेषता है विश्वसनीयता? बिल्कुल नहीं होगी। वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े 22, 23 या फिर 24। राइट आंसर जो आएगा दोस्तों 23 गुणसूत्र में जोड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो कॉमन जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 41 होती है। अन्य जो होते हैं वो 2 होते हैं, जो कि एक्स और वाई होते हैं। ये 2 और 21 मिलकर होते हैं 23। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता के अनुसंधान करता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है। समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में यह कथन सही नहीं है दोस्तों। व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों को कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तित्व अंतरों को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या फिर ऑप्शन नंबर सी सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तुत शैली के रूप में बनाने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तित्व आवश्यकताओं का आकलन करने में, उसे अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। क्या करेक्ट रहेगा दोस्तों कि व्यक्तित्व जो होता है इसके अंतरों का ज्ञान, अंतर जो होते हैं इनका ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? तो व्यक्तित्व में जो अंतर होता है, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, तो वो शिक्षकों में सभी शिक्षार्थियों को यानी बच्चों को व्यक्तित्व आवश्यकताओं का आकलन करने और उसे अनुरूप पढ़ाने में शिक्षकों की मदद करता है। स्वयंगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकते हैं? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुस्थानीय बुद्धि या फिर अतित्रपक बुद्धि? राइट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा अंतरात्मिक और अंत व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बेंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बेंडुरा का जो सामाजिक सिद्धांत है उसमें स्वचिंतन होता है, प्रतिधारण होता है, पुनरावृत्ति होती है, सार का दोहरान होता है, तो उसमें प्रतिधारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जो कि बेंडुरा का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, प्रयोजन अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं माना जाता। हाली का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत। हॉल बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका का, मूल्यों का विकास का, किशोरों का मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा, किशोरों का मनोविज्ञान। इसी के साथ बात करें क्रिया प्रसूत अनुसंबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। यहाँ पर स्किनर जो है इसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म के और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक को अनुसार शिक्षा संस्थानों में स्थापित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30B। राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 30 के साथ कि अल्पसंख्यक अपने अनुसार विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलन का प्रयोग था कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर? राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो वो वनमानुषों पर किसने प्रयोग किया? कोहलन ने और अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को। माँ बाप के साए से बाहर निकलने अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था? राइट आंसर पूर्व किशोरावस्था में ऐसा होता है। माता पिता की संगत को छोड़ के बच्चे जो है अन्य अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, वर्नन ने, स्किनर ने? राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कैटल। बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान जो है ये कैटल ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट रहेगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्देश्य प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ के लिए, अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए, समस्या समाधान के लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि मानसिक उद्दीपन प्रतिमान का प्रयोग समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन नामक जो मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक बुद्धि से, स्वयंगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा दोस्तों कि स्वयंगात्मक बुद्धि से संबंधित है कौन? गोलमैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट देखा। इसी के साथ छात्रों में चोरी करने की आदत कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को परितोषित करके, सजा देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया जाना चाहिए क्योंकि बालक की जो बुद्धि होती है वो उस समय परिपक्व अवस्था में होती है, इसीलिए वहाँ पर हम उदाहरण दें कि चोरी का क्या लॉस होता है तो उसी से वो सीखेंगे। निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा? अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, तो विद्यार्थियों को सदैव सीखने को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा कि अध्यापक के सर्वोत्तम कथन कौन सा है? सीखने के लिए प्रेरित करना। निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि 1 और 2 दोनों? तो राइट आंसर साहचर्य और मिश्र दोनों विधियों जो है ये स्मरण करने की विधि है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता। बुद्धि और सृजनात्मकता इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद के प्रयोग सृजनात्मक के रूप में किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, रुचियां व्यवहार के आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा कि इनके बारे में सत्य नहीं है कि रुचियां व्यवहार के आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। इसी के साथ बात करें अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट परीक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजाभूत क्षमता की विशिष्ट प्रकार की होती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति जो होती है दोस्तों एक भावनात्मक प्रवृत्ति होती है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, जिसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, ये सभी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा कि किसी वस्तु का
कैसी है इसका निर्णय मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, बिने ने, हार्वर्ड गार्डर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धिलब्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डर ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता में बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। थॉर्नडाइक गार्डनर। तो जीन पियाजे जो है ये वो वैज्ञानिक था जो कि अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता में बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। इसी के साथ बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांत में इनमें से कौन से वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर व्यवहारिकता का सिद्धांत कहलाता है किनका? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और किस वर्ग के अंदर आता है? तो व्यवहारिकता के सिद्धांत के अंदर आता है। मूल्यांकन की किस विधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, स्वयंगात्मक, बौद्धिक परीक्षण संबंधित प्रमाण दिए जाते हैं? साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण प्रविधि, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर निरीक्षण प्रविधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आज का अंतिम सवाल, शिक्षा अनुसंधान के आयाम है अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, ये एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा दोस्तों ए और बी के साथ कि शिक्षा संस्थान जो होते हैं दोस्तों इनका जो आयाम होता है वो अनुप्रस्थ भी होता है और अनुदैर्ध्य भी होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार का कंटेंट आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस सीरीज़ को हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए ये भी ज़रूर बताइए। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर।